आदि आता है आपके बच्चे पे डंडा चलवाती है। आप देखे थे ना, देखे थे कि नहीं देखे थे? बच्चे जब रोजगार मांगने जाते हैं तो साहब लोग कहता है जाओ पकौड़ा चलो, जाओ जाके और कुर्सी साफ करो, नाली में से गैस निकालो, सब बोलते हैं ना चाय बनाओ पकौड़ी बनाओ। तो आपको समझना है रोजी रोटी का जो सवाल है ये आपका बुनियादी सवाल है। आज देखिए भारत में 10% अमीर लोग 75% भारत का जो रिसोर्स है उस पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं और 90% जो देश के गरीब लोग हैं, 80 करोड़ भारत के जो लोग राशन का चावल खाते हैं वो गरीब लोगों के बारे में सरकार के पास कोई नीति नहीं है। इनके पास नीति अगर सिर्फ है तो अमीर को और अमीर बनाने के लिए, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो। विधायक जी अभी बता रहे थे कि देश में आज कंपनी राज आ रहा है। कंपनी राज में सरकार का जो भी उद्योग है उसको ये लोग निजी हाथों में दे रहे हैं। आज के डेट में 100 रेलवे स्टेशन प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, एयरपोर्ट दे दिया गया, पोर्ट दे दिया गया, सड़क दे दिया गया, रेलवे दे दिया गया, पाइपलाइन दे दिया गया। अगर ऐसा चलता रहा तो आपका बच्चों के जो भविष्य है उसको भी ये मोदी सरकार अमीरों के घर में ले जाके गिरवी रख देगी। आप इसके लिए इस बात को समझिए। रोजी रोटी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, क्या मतलब होता है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का? हम लोग वामपंथी लोग हम लोग बात करते हैं कि हर बच्चा पढ़ेगा तो संविधान पढ़ेगा, अपना हक जानेगा, अपना हक जानेगा तो सरकार से अपना हक लेगा भी, लेगा कि नहीं लेगा? तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो शिक्षा का बात करना पड़ेगा। अब बात आएगा स्वास्थ्य का। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई साथी इधर रामनगर नरकटियागंज के आगे का है, उसके घर में किसी बच्चे का एक बार तबियत खराब हो गया या उसके घर में कोई बच्चा को सीरियसली अगर कुछ होता है तो देखिए आता है तो डॉक्टर साहब क्या कहता है, हमरा से ना हो ये पटना ले जाओ, मोतिहारी में तार लेकर मर गई। मरता है कि नहीं मरता है? तो स्वास्थ्य के लिए आपको लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा? आपको अपना आवाज उठाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो स्वास्थ्य का बात आया, रोजगार का बात आया। इस सवाल के लिए पिछला साल 1 मार्च को जब हम लोग भाकपा माले का नौजवान संगठन जब पटना पहुंचा था तो नीतीश कुमार मालूम हम लोग के साथ क्या किए थे? हम लोग 5000 की संख्या में गांधी मैदान से मार्च करके गए, जेपी गोलंबर के पास जैसे पहुंचे नीतीश कुमार पूरा फोर्स पहुंचाए हुए थे। हमारे नौजवान विधायक को मारे थे, मुझे मारे थे। देखिए आज भी मेरा जहाँ का खुला हुआ है। ये नीतीश कुमार की पुलिस उस वक्त जो बच्चे बोले थे हमको नौकरी दो नौकरी दो, चुनाव ये लोग बोले थे ना 19 से 8 नौकरी देंगे हम, एनडीए वाले लोग बोले थे ना नौकरी के लिए हम लोग गए थे कि जो बच्चे तो हमको डंडा चला गया, उस ठंडी में हम पे पानी फेंका गया, हम पे आंसू गैस मारा गया और बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मार के तीर हाथ पैर फोड़ के हॉस्पिटल भेजे थे। वहाँ से हमारे माननीय 3 विधायकों को भी पुलिस मारी थी। आप समझिए स्थानीय एसडीएम साहब, वहाँ के सीओ साहब और वहाँ के जिला प्रशासन के जो लोग मौजूद थे, जबरदस्ती नीतीश सरकार की ये जो पुलिस है, मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ, ये टोटली पूर्णतः ये कम्युनल हो चुकी है। सांप्रदायिकता का रंग में ये इतना रंग गया है कि इसको आज के डेट में ये भी नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। नीतीश जी अभी समाज सुधार अभियान चलाए हुए हैं, समाज सुधार, दारू पकड़ते हैं हम। आप लोग को पता होगा कि नहीं कहाँ कहाँ दारू मिल जाता है, शराब मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सिर्फ नीतीश कुमार का एक समाज सुधार का ढोंग है। नीतीश कुमार भाजपा के गोद में जाके जदयू को पूरी तरह रख दिए हैं और भाजपा के साथ नीतीश कुमार अगर समाज की बात करे तो क्या वो मुनासिब होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ये भाजपा के लोग फांसीवादी ताकत हैं। आज अगर देश को खतरा है तो भाजपा के विचारधारा से खतरा है। आज अगर देश को किसी को कुछ बचाना है तो देश की एकता को बचाना है, देश की अखंडता को बचाना है, आपसी भाईचारगी को बचानी है, साझी शहादत साझी विरासत जो हमारा इतिहास है उसको बचाना है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1857 का जब क्रांति चल रहा था, आज़ादी के दीवाने जब लड़ रहे थे तो अयोध्या में फैजाबाद में एक गांव है, उस गांव में 2 दोस्त थे। एक था मौलाना आमिर अली और एक थे बाबा रामचरण दास, एक हिंदू और एक मुसलमान। वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ इतना लड़े, लोगों को गोलबंद किए कि अंग्रेज उस वक्त बाबा रामचरण दास मौलाना आमिर अली को उठाया और एक साथ
मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक साथ अयोध्या का एक पेड़ पे एक रस्सी में एक फंदा में दोनों दोस्त को कुर्बान कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। तो क्या आज आप हिंदू मुसलमान सब एक साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है ना? हाथ उठाइए कि हम भी तैयार हैं। अब हमारे बीच एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष सैयद मुनासिर साहब है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो भी अपनी बात संक्षेप में रखें। सैयद मुनासिर साहब। शुक्रिया अदा करता हूँ इस मोर्चा और इस रैली का और फरहान साहब का। आज जो हम लोग सब खड़े हैं ये एक न्याय के लिए, वो ऐसी न्याय है जो किसी के आस्था की बात है और किसी के आस्था के साथ खेला नहीं जाता, किसी के आस्था को ध्वस्त नहीं किया जाता। आज हमारे संविधान में इस तरह से में कहीं भी नहीं है। आज हम लोग ये लड़ाई भी ये भी लड़ रहे हैं कि संविधान बचाओ देश बचाओ। आज एसडीपीआई के तरफ से हम बताना चाहते हैं कि डीएम साहब के पास आज हम लोग 2 बार आकर के मिल चुके हैं और आवेदन भी दे दिए। अभी तक क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, इसके इंसाफ के लिए हम गुहार लगाए थे। आज हम लोग सड़कों पे आए हैं, इसके बाद भी इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। और एसडीपीआई जो ऐसी पार्टी है जो हमेशा के लिए ये मिल्लत के अनुसार हम सब मिल करके ये जो भारत को 2 खंडों में बांटी गई है, हम मिला करके लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इनके चैलेंज करते हैं कि ये मनमानी सरकार नहीं चलेगी, ये अत्याचार नहीं चलेगी और हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाया जा रहा है वो नहीं चलेगी। आज लेकिन फिर ये ऐसी मंच से हम कहना चाहते हैं कि ये पुनर्निर्माण करवाया जाए उस ईदगाह को और वो अपना रोड का जो असल रोड बना हुआ था उस रोड की तरफ से बनवाया जाए। उसको छोड़ करके अगर दूसरे रूट को पकड़ा गया है, ये देश को भटकाने के लिए, हम जनता को भटकाने के लिए ये खेल खेली जा रही है। ये अत्याचार है, ये प्रशासन जो अत्याचार कर रही है गरीबों के ऊपर, उन मजलूमों के लिए जिनकी घर उनकी तोड़ी गई है, उनके लिए कहीं इंसाफ नहीं हुआ, उन मजलूमों के घर को सही से पुनः निर्माण कराया जाए और जिन निर्दोषों को जेल के सलाखों में बंद करने के लिए एफआईआर किया गया है, उनके एफआईआर वापस लेना होगा। हम सब एक ही मंच से आकर के, चाहे किसी दिन के लोग हों, चाहे किसी पार्टी के लोग हों, जब वक्त की बात आएगी तो हम इस बेतिया में हर पार्टी के लोग मिलकर इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते ही रहेंगे। इसी बात से मैं वापस लेता हूँ कि एक एसडीपीआई ऐसी पार्टी है कि वो अपना कदम कभी वापस नहीं लेती। जब एक बार आगे बढ़ा दिया, वो जैसे भी हो हमारा जनता हमें मान सम्मान देती है और हम मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते ही रहेंगे। धन्यवाद। हम सारे बुजुर्गों को और माँ बहनों को सलाम करता हैं। सलाम। अब हमारे बीच हमारे पार्टी के क्रांतिकारी नेता जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड सुनील राव जी आ गए हैं। मैं ये माइक उनको देता हूँ। अब्दुल रहीम साहब, खमिया इनरवा से अब्दुल रहीम साहब है, मैं उनको अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपनी बात को संक्षेप में रखें। अब्दुल रहीम साहब। यहाँ पे तशरीफ फरमा दूर दराज से आए हुए लोग, बुजुर्ग, माँ बहनें, नौजवान साथियों और यहाँ पे तशरीफ फरमा बहुत सारे कमेटी के लोग, पार्टी के लोग और हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता मौजूद हैं। इनके अध्यक्षता में मैं थोड़ी सी बात कहता हूँ कि चूंकि वक्त की किल्लत है। आप सभी को मालूम है मेरे भाई कि इनरवा ईदगाह का मामला सिर्फ आप सुनते हैं कि इनरवा ईदगाह तोड़ दिया गया है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिर्फ इनरवा ईदगाह टूटा नहीं है। जो इनरवा के लोगों पर आफत आई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये निकम्मी सरकार जो डबल इंजन की जो साथ जो चलती है सरकार, आपको मालूम है, मैं नाम नहीं बताऊंगा ताकि आप जान जाएंगे कि शायद ये नीतीश कुमार और मोदी को कह रहे हैं।
मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन मेरे भाइयों जानते हैं आप, आज इनरवा ईदगाह का मामला ऐसा हो गया, कईयन हफ्तों से ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, और वीरेंद्र गुप्ता भाई हमारे जो विधायक हैं, जो कांधे से कांधे मिलाकर जो लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सुनो इस बात को, और मेरी बात को ये मैं मीडिया से कहूंगा कि मेरी आवाज को नीतीश कुमार तक पहुंचाए, नरेंद्र मोदी तक पहुंचाए। क्या वहां के क्या आफत आई और वहां के प्रशासन ने जो मुसलमानों के साथ जो व्यवहार किया, जो सुलूक किया, मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया। जब मुसलमान नौजवान छोटे छोटे बच्चे भाग रहे थे, आपको मालूम यह होना चाहिए, आप जानते सिर्फ इतना ही है कि वहां के ईदगाह को तोड़ा गया। लेकिन मेरे भाइयों जो आफतें वहां के नौजवानों पर आई, वहां के लोगों पर आई, एक एक बच्चा को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। यहाँ के ये निकम्मी सरकार की जो ये प्रशासन है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, और वो मजबूर लाचार होकर के अपने देश के लिए और अपने जान के लिए। मेरे भाइयों दोस्तों, हम कहते हैं जब गांधी जी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान में लड़ाई को जब शुरू किया, तो वहां गांधी जी ने कदम से कदम मिला करके चलना सीखा। हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ होकर के चले, और ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान किसी के अत्याचार से नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान चलेगा तो सिर्फ चलेगा तो संविधान से चलेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनरवा ईदगाह का मामला है, सरकार जो डबल इंजन की जो सरकार है वह ईदगाह को बनाए, और ईदगाह नहीं बनाती है तो हम अपने पैसा से ईदगाह को बनाएंगे, लेकिन जो होगा हम उसके लिए करेंगे। अगर हम सीने पर गोली खाने की जरूरत पड़ेगी तो हम सीने पर गोली खाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारी बात, अगर जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। मेरे भाइयों, हम हिंदू मुस्लिम जब हम लोग एक साथ रहेंगे तो दुनिया का किसी का कोई औकात नहीं है कि हमारे बाल बाका कर सके। इसी बात पर अपनी बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, लाल सलाम। साथियों, आज भाकपा माले और इंसाफ मंच के नेतृत्व में इनरवा ईदगाह तथा वहां के दर्जनों गरीबों के जो घर तोड़ दिए गए हैं, नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, उसके न्याय को लेकर के, इंसाफ को लेकर के जिला मुख्यालय में मार्च का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन के पीछे यही है कि सरकार भाजपा जदयू की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, और यहाँ डबल इंजन की जो सरकार है वह आपको डबल बुलडोजर चला रही है। एक तरफ आपको ईदगाह को ध्वस्त किया जाता है और दूसरे तरफ गरीबों के घर को तोड़े जाते हैं, यानी डबल आपको बुलडोजर चलाया जाता है, सबको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि भाकपा माले हमेशा से अमन और इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा है, और ईदगाह का जो सवाल है सिर्फ मुस्लिम भाइयों का सवाल नहीं है, आपको वहाँ जो घर ढहाए गए हैं वहाँ के गरीबों का सवाल नहीं है, वो बल्कि पूरा लोकतांत्रिक सवाल है, इंसाफ का सवाल है। और इस इंसाफ की लड़ाई को जिस स्थिति में जाना होगा लेकर के भाकपा माले कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में लड़ेगा। इसी संकल्प के लिए आज का यह सभा है। हम जिलाधिकारी के यहाँ भी गए हुए थे और हमने अपनी बातों को रखा। हमने कहा कि भाई जब अलाइनमेंट की बात होती है, जिलाधिकारी कह रहे हैं कि बहुत पुराना अलाइनमेंट है, तो हमने अपनी बातों को रखा, विधायक जी ने अपनी बातों को रखा और बतलाया गया कि अलाइनमेंट किसी के लिए चेंज करने के बात आती है, जो प्रभावशाली लोग हैं उनके लिए तो अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। आपको पूर्व मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे खुर्शीद साहब, उनके लिए तो अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, उनके पेट्रोल पंप, उनका घर ध्वस्त नहीं हो, इसके लिए तो आपकी सरकार, आपका प्रशासन तैयार रहता है, वह चेंज कर देता है। वहाँ आपको थाना के पास आपको
थाना को बचाने के लिए आप तो अलाइनमेंट चेंज कर देते हो, आप वहाँ पर नया पुल बनवा लेते हो, लेकिन गरीबों का जब सवाल आता है, धार्मिक अल्पसंख्यकों का जब सवाल आता है, तो आप पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, यह पुराना अलाइनमेंट है, यह केंद्र सरकार का काम है, तो यह नहीं चलेगा। यह दो रुखी नीति जो है, किसी के लिए आपको अलाइनमेंट चेंज होना और किसी के लिए उसके घर को ध्वस्त करना, उसके धर्म स्थल को ध्वस्त करना, यह कानून नहीं चलेगा। हम लोगों ने बतला दिया है और हम कहना चाहते हैं, यह जो लड़ाई है, इंसाफ की जो लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, यह सिर्फ अल्पसंख्यक भाइयों की लड़ाई नहीं है। या जितने अमन चैन पसंद लोग हैं, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, जिनको लोकतंत्र में आस्था है, जिनको न्याय में आस्था है, जिनको भारत के संविधान और कानून में आस्था है, यह सबकी लड़ाई है और हम लोग मिल करके लड़ेंगे। प्रशासन अगर, सरकार अगर इसे चेंज नहीं करती है, इस बात को हम लोगों ने बतला दिया है। हम लोगों ने कह दिया है कि इस लड़ाई को हम अंत तक लड़ेंगे, चाहे इसमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं। और इस लिहाज से हम कहेंगे कि आप अगर यहाँ से जाते हैं तो यह दिमाग जरूर बना लीजिए, इस इंसाफ की लड़ाई में इंसाफ मंच और भाजपा वाले घुटना नहीं टेकेगा, बल्कि इस लड़ाई को जिस मुकाम पर ले जाना होगा ले जाएगा। आने वाले दिनों में विधानसभा चलने वाला है, जरूरत पड़ी तो विधायक जी अभी आएंगे और हम कहना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री के दरवाजा खटखटाएंगे, विधानसभा पर घेरेंगे, वहाँ अपना धरना देंगे। हम इसके लिए तैयार हैं और इस लिहाज से मित्रों कहेंगे, यह अमन और इंसाफ की लड़ाई, लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आप यहाँ तक आए, अपने तमाम कीमती समय दिए, हम इसके लिए धन्यवाद देते हुए भाकपा माले के तरफ से, इंसाफ मंच के तरफ से हम आपका क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं और हम अपना बात समाप्त करते हैं। क्योंकि इस पर जो भी बात रखना है, हमारे भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और पार्टी के आपको नेता हैं, लोकप्रिय नेता कॉमरेड वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो सिकटा के विधायक हैं, अपनी बातों को रखेंगे। कॉमरेड वीरेंद्र जी। इंसाफ मार्च में शामिल तमाम किसान मजदूर भाइयों, माताओं, बहनों, यहाँ बेतिया कलेक्ट्रेट के पास उपस्थित तमाम आम नागरिकगण, मैं आप सबों को इस न्यायपूर्ण लड़ाई में, इंसाफ की लड़ाई में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी की ओर से लाल सलाम करता हूँ। साथियों, ये आज जो इनरवा में हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार के आने के बाद हो रहा है। कभी सीए एनआरसी के रूप में वो बातें आती हैं, तो कभी आती है कि जो दलितों का आरक्षण है उसको खत्म कर दिया जाएगा, तो कभी इस रूप में बातें आती है कि जो SC/ST एक्ट है, जिसमें समानता के लिए संघर्षरत जो हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, उनको समाज में बराबरी का दर्जा मिले, उसको खत्म करने के लिए बातें आती है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो एक बावेला मचा हुआ है कि कर्नाटक में बच्चियां जो हैं, मुस्लिम बच्चियां हिजाब लगा करके नहीं आए और इसके बदले में वो पूरा भगवाधारी गुंडों का आतंक फैला रहे हैं। तो ये जो है पूरे तौर पे कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किस तरीके से पूजा करेगा, सरकार जो है इसी तरह के काम में मशगूल है। और जो जनता का जीवन का सवाल है कि उसकी सड़क कैसे बनेगी, उसका जो है रास्ता जो है कैसे बनेगा, जो उसका जो है घर कैसे बनेगा, उसको रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी कि नहीं होगी, उसका इलाज होगा कि नहीं होगा, शासन प्रशासन न्याय करेगा कि नहीं करेगा, तमाम जो जनता के अधिकार हैं, उन तमाम अधिकारों को ये सरकार कुचल रही है। और जनता के बीच कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे पूजा करता है, इसके लिए लोगों को लड़ाने का काम ये जो है मोदी की सरकार कर रही है। और इसी योजना के तहत
इनरवा में भी जो सड़क का अलाइनमेंट है उसमें आपको एक भेदभाव बरता गया है। ये नीतीश की सरकार के द्वारा, भाजपा की जो मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसके द्वारा, और ये हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिकटा मैराटांड क्षेत्र के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं साथियों कि वहाँ अभी जो हम लोग बात करने गए थे उसमें हम लोग की 2-3 बातें ही प्रधान थी। हम लोग ने जो डीएम साहब से बात की कि वहाँ जो सड़क है इनरवा बाजार में जब सड़क प्रवेश करती है इंडो नेपाल बॉर्डर रोड, तो वो उसकी चौड़ाई 60 फीट है। ईदगाह के सामने 100 फीट चौड़ाई उसकी क्यों कर दी गई है, ये अन्यायपूर्ण है। और इस लिहाज से जब इनरवा बाजार में ही 60 फीट एक जगह है तो ईदगाह के सामने भी 60 फीट किया जाए। दूसरी बात है कि सड़क की जो पुरानी अलाइनमेंट है, जो पुरानी सड़क थी, उस सड़क को पूरा जो सड़क का नया नक्शा बना है, अलाइनमेंट बना है, उसमें पुरानी सड़क को हटा दिया गया है और बिल्कुल ही नई सड़क बनाने के लिए पूरे ईदगाह को खत्म कर दिया गया है। ये भी एक अन्यायपूर्ण बात है। हम इन तमाम मसलों का समाधान चाहते हैं। डीएम साहब से हम लोग की बात हुई, उनका कहना था कि आप सभी जानते हैं कि जो रोड का नक्शा है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नक्शा है वो यहाँ आरसीडी देखता है, बिहार का पथ निर्माण विभाग देखता है, और इस लिहाज से ये नक्शा जो है इसमें बदलाव जो है आरसीडी के माध्यम से, यहाँ के पथ निर्माण विभाग के माध्यम से दिल्ली से होना है। इसलिए इस मामले में हम कुछ करने में असमर्थ हैं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन हम आपकी तमाम बातों को लेकर के और हम राज्य सरकार से लेकर के आपकी बात, हमने जो स्मारक पत्र दिया था वो मुख्यमंत्री के नाम स्मारक पत्र है। हमने जो डीएम से मिलने के क्रम में जो कागज सौंपा वो भूतल परिवहन जो मंत्री हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री हैं, जो सड़क बनाने की जिम्मेवारी दी गई है उनको, हमने उनको संबोधित किया था और मुख्यमंत्री को संबोधित किया था। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये हम भी जानते हैं कि ये वहीं से होना है, ये दिल्ली से बदलेगा, पटना आएगा, पटना से आकर के तब इस जिले में आएगा, ये हम भी जानते हैं। लेकिन डीएम साहब ने कहा कि हम इसमें अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इसमें आपको बदलाव हो और वहाँ के लोगों को न्याय मिले। हमने ये बात रखा है कि जब तक आपको ये काम नहीं हो जाता है, उसमें कोई नक्शा में बदलाव नहीं होता है, अलाइनमेंट में बदलाव नहीं होता है, तब तक इनरवा में कोई काम नहीं होगा। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इनरवा में ये कागजी प्रक्रिया चलेगी और उसके पहले हम लोग जो इनरवा में जहाँ ईदगाह है वहाँ अभी कोई काम नहीं होगा, बाकी जगहों पर काम होगा और इसके लिए हम लोग को मुस्तैदी से लड़ना है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों को पथ निर्माण विभाग जो है उसके पास भी अपनी लड़ाई को ले जाना है। तो आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र चलने वाला है, तो विधानसभा सत्र चलते वक्त हम लोग जो है जो 25 फरवरी से लेकर के और फिर 31 मार्च तक चलेगा, उसी फेज में हम लोग को यदि जरूरत पड़ेगी, यदि कोई हम लोग के पक्ष में रिपोर्ट सही ढंग से नहीं आती है तो हम लोग पटना के लिए भी कूच करेंगे। हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि विधानसभा के समक्ष भी धरना देने के लिए आप सभी साथी तैयार हों और तब तक जो ये बात हो रही है कि डीएम साहब कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो इन पर विश्वास किया जाए, भरोसा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग विधानसभा का भी मार्च करेंगे। आज हम लोग यहाँ इंसाफ मार्च किए हुए हैं और इसके साथ साथ मैनाटांड जो प्रखंड है, यदि हम लोग के खिलाफ में रिपोर्ट आती है तो मैनाटांड जो प्रखंड है वो अनिश्चित काल तक बंद रहेगा। इसके लिए सभी साथियों को कमर कस लेना है, इसके लिए आगे बढ़ाना है। इंसाफ की लड़ाई हम लोग की चलेगी, आगे चलेगी और इसके लिए हम तमाम साथियों से कहेंगे कि अभी थोड़ा सा हम लोग इसके लिए हम पटना में मिलेंगे, पथ निर्माण विभाग के मंत्री से भी, वहाँ कार्यालय से भी, जो पथ निर्माण विभाग का ऑफिस है उसके सेक्रेटरी से, फिर
वहाँ भी जाएगी बात और फिर विधानसभा में भी ये सवाल उठेगा। और इन तमाम चीज़ों के माध्यम से अगर नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए हम लोग जो है मैराटांड प्रखंड का घेराव करेंगे और उसको ठप रखेंगे। डेरा डालो कार्यक्रम चलेगा। और हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग की लड़ाई जो आगे बढ़ी है, इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना है। जब तक इंसाफ नहीं मिलता है और वहाँ कोई काम नहीं होगा। जो ईदगाह स्थल है, बाकी जगह एनएच पर काम हो, लेकिन वहाँ काम नहीं होगा जब तक इंसाफ नहीं मिलता है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाहेंगे कि आज देश में जो संविधान पर हमला है, लोगों की समानता के अधिकार पर हमला है, भाईचारा पर हमला है, तमाम तरह के जो हमले हैं भाजपा के द्वारा, इसके खिलाफ हम लोग जनता की एकता से, जैसे यहाँ हम सभी हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के आए हैं, तमाम हिंदू माताएं बहनें बैठे हुए हैं, तमाम हमारे हिंदू भाई बहन बैठे हुए हैं। तो ये केवल ईदगाह का ही सवाल नहीं है, ये जो है तमाम न्याय का सवाल है, तमाम लोगों के भाईचारा और इंसाफ का सवाल है। हम जनता की एकता को और मजबूत बनाएंगे। और जो हमारा देश बेचा जा रहा है, कभी रेल बेचा जा रहा है, कभी LIC बेचने की घोषणा होती है, कभी एयर इंडिया बेचने की घोषणा हो रही है, और पूरे देश के जो जंगल जमीन से लेकर के जो तमाम संसाधन है उसको बेचे जा रहा है। जो देश के गद्दारों के हाथ में, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिल करके देश को बर्बाद किया, अंग्रेजों की दलाली की, आज उन लोगों के हाथ में देश चला गया है। जो अंग्रेजों के पक्ष में गवाही देते थे, उनके हाथ में देश चला गया है। आज देश को फिर से आज़ाद करने का, फिर से देश को एक तरह से पूरे समानता, भाईचारा और आज़ादी की जो लड़ाई है, हम सभी एक साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे और पूरे देश में संविधान का राज, भाईचारा का राज, समानता और बराबरी का अधिकार कायम होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद।